हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कल की क्लास में ग्रेविटेशन कंप्लीट हो गया था। आज हम पढ़ेंगे, देखो टॉपिक डाल लो, वर्टिकल मोशन, ऊर्ध्वाधर गति। वर्टिकल मोशन, ऊर्ध्वाधर करें स्टार्ट। लिखो, यह एक प्रकार की असंपर्क गति है। इट्स ए टाइप ऑफ, लिखना, इट्स ए टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्टिंग मोशन। इट्स ए टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्टिंग मोशन। यह एक प्रकार की असंपर्क गति है जो गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में कार्य करती है। which works under effect of gravity, which works under effect of gravity। हाँ, सुनना काम की बात। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पर टच होकर चल रहा है। इसका मतलब ये है कि इस पर किसी के द्वारा एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है ना। जैसे मान लो हम बाइक चला रहे हैं तो हम रेस दे रहे हैं, कार चला रहे हैं तो भी हम रेस दे रहे हैं। इसका मतलब वहां हमारे द्वारा क्या लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर की तरफ उछाला, तो बस मैंने क्या किया था, जब ऊपर की तरफ उछाला तब इसे एक वेलोसिटी दी थी, है ना। उसके बाद मेरा इससे कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन अगर मान लो मैं इसको ऊपर से छोड़ देता हूं, तो ऊपर से छोड़ने पर क्या मेरे द्वारा कोई फोर्स लगाया जाएगा क्या? दैट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। ये केवल और केवल ग्रेविटी के कारण नीचे आएगा। इसी को कहा जाता है नॉन कॉन्टैक्टिंग मोशन। उसका सबसे पहला एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं वर्टिकल। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या पढ़ेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखना जरा ध्यान से, कुछ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं इसका। मान लेते हैं इनिशियल कंडीशन में मेरे पास एक पत्थर है, ठीक है, एक पत्थर है। इनिशियल कंडीशन में ये मेरे हाथ में है और ये इस तरीके से रखा हुआ है। मैंने फेंका नहीं है, केवल ये मेरे हाथ में है। तो बताओ इस टाइम पर इसकी वेलोसिटी कितनी हुई? 0। अगर वेलोसिटी 0 होगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? 0। अब काइनेटिक एनर्जी अगर 0 होगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती है ना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से अगर देखें तो काइनेटिक एनर्जी अगर कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। अब देखो, मान लेते हैं कि यहां एक कोई स्टोन है। कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है? स्टोन इन रेस्ट कंडीशन। रेस्ट कंडीशन का मतलब क्या है कि ये पत्थर हाथ में रुका हुआ है। प्रश्न आएगा प्रश्न क्या आएगा? ऊर्ध्वाधर गति करने से पहले किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? अब देखना कैसे निकालोगे। U बराबर कितना होगा? ऊर्ध्वाधर गति करने से पहले, इसका मतलब पहले तो ऐसे ही हुआ, इसका मतलब पहले क्या है? कांस्टेंट
रेस्ट कंडीशन में है, इसका मतलब इसका वेग कितना हो गया, 0। अगर वेग 0 हो गया तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, क्यों होगी, हमें पता है हाफ mv²। v की वैल्यू कितनी है, 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0, और काइनेटिक एनर्जी जब 0 हो जाती है तो अपने आप ही पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, मैक्सिमम। ये तो कब था, जब पत्थर मेरे हाथ में रुका हुआ था, अभी तक कोई वर्टिकल मोशन नहीं हुआ। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, ऊपर उठा। आपको लगता क्या है, ऊपर जाते जाते इसका वेग कम हो रहा होगा या ज्यादा हो रहा होगा, पक्का ध्यान से देखना। मैंने इसको ऊपर उछाला, ऊपर एक दूर बैठा है, उसने वापस इसे नीचे धक्का दे दिया, ऐसे हुआ होगा, नहीं। मैंने इसको ऊपर उछाला और ये वापस नीचे आया, इसका मतलब नीचे से कोई खींच रहा है, ठीक है, ऊपर कोई भूत नहीं है। लेकिन आप देखो, जब मैंने इसको ऊपर उछाला तो ऊपर जाते समय इसकी वेलोसिटी कम हुई होगी या ज्यादा, पक्का। देखो इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरह समझते हैं। मान लेते हैं मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूं, ठीक है, और मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूं और जिस पाथ से मैं जा रहा हूं सेम उसी पाथ में मुझे वापस रिटर्न आना है, तो मुझे एक बार तो रुकना ही पड़ेगा। अगर मैं यू टर्न ले लेता हूं तो मैं नहीं रुकूंगा, लेकिन मेरे पास शर्त क्या है, जिस रास्ते से मैं गया मुझे उसी रास्ते से वापस आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार रुकना पड़ेगा। भाई किसी सर्कल के चारों ओर घूमकर आ जाता तो मुझे रुकना नहीं पड़ता, लेकिन मेरा पाथ क्या हो जाता, चेंज हो जाता। लेकिन अगर मैं जिस पाथ पर जा रहा हूं सिर्फ उसी पाथ पर मुझे वापस आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार रुकना पड़ेगा। सेम उसी प्रकार ये पत्थर ऊपर जा रहा है, अच्छा जिस पाथ पर गया क्या उसी पर वापस आया क्या, है ना, इसका मतलब ये एक जगह रुका हुआ। देखो जब मैंने इसको फेंका, कंडीशन नंबर 2, फेंकते समय जब मैंने इसको फेंका होगा तो इसका u क्या हुआ होगा, और अगर u मैक्सिमम हुआ तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इसका मतलब क्या है, रेस्ट कंडीशन कंप्लीटली मूवेबल कंडीशन में बदल चुकी है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कंप्लीटली किस में बदल चुकी है, काइनेटिक एनर्जी। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अब एक बात बताओ, अगर ये ऊपर जा रहा है और किसी बिंदु पर अगर रुकना चाहता है तो डेफिनेटली इसकी वेलोसिटी धीरे 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 क्या होगी, कम। तो यहाँ पर देखो, जब कोई ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाएगा तो टॉप पर जाकर ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और टॉप पर 0 होने के बाद ये वापस क्या करेगा, डाउनवर्ड मोशन करेगा। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है, एट दैट टाइम इसकी वेलोसिटी जो है हर बिंदु पर क्या होती जा रही है, यहाँ मान लो 20 थी तो यहाँ 18 होगी, फिर 17, 15, 14, 13, 12, ऐसे धीरे 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 होती होती कहाँ पहुंच जाएगी, 0 पर। अब प्रश्न ये आएगा कि ऊर्ध्वाधर गति करते हुए किसी वस्तु पर नीचे से ऊपर जाने पर काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कम, और काइनेटिक एनर्जी अगर कम होती जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। भाई ऐसा तो है नहीं कि केवल काइनेटिक एनर्जी ही कम होगी, उसको बढ़ना, पोटेंशियल एनर्जी को भी धीरे धीरे क्या होना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आप किसी भी बिंदु पर अगर इन दोनों का सम निकालोगे ना तो वो हमेशा बराबर है। जैसे मान लेते हैं यहां पर इस बिंदु पर u का मान कितना है, 0, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0। पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं कि 100 मान लेते हैं। अब जैसे मैं इसको फेंकूंगा तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये तो बदल जाएगी काइनेटिक में, और काइनेटिक बदल जाएगी इसमें। तो फेंकते ही ये वाली वैल्यू जो है ये तो किसकी हो जाएगी, और ये किसकी हो जाएगी। अब मैं ऊपर जा रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं तो देखो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 100 से 90 होगी तो ये 10 हो जाएगी, ये 80 होगा तो ये 20 हो जाएगी, ये 50 है तो ये 50 हो जाएगी, ये 40 है तो ये 60, ये 10 है तो ये 90, 0। यहां आने पर
काइनेटिक एनर्जी वापस कितनी हो गई, 0, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई। यहां से जब मैं ऊपर गया तो धीरे धीरे वेग क्या हो रहा है, कम। जब वेग कम हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी डेफिनेटली क्या होगी, कम। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ पर पहुंचने पर काइनेटिक एनर्जी कम होते 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 कितनी हो जाएगी, 0। एट दैट टाइम पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी। फिर ये पत्थर जब नीचे आएगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 0 थी लेकिन यहाँ पर वेग 0 था। अब वापस नीचे आएगा तो वेलोसिटी फिर धीरे धीरे बढ़ेगी, बढ़ेगी तो वापस क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और फिर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहां तक की कहानी समझ में आ गई। अब इसके 2 प्रश्न बड़े ही इंपॉर्टेंट है। आपको एक बात बताऊंगा कि A बराबर क्या होता है, V/T। ए बोले तो है ना, त्वरण बराबर वेग बटे समय। अगर वेग 0 हो, अगर वेग 0 हो तो बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। अगर त्वरण सॉरी वेग अगर 0 हो जाए तो त्वरण भी कितना होगा, 0। हमें पता है A बराबर V/T। अगर V का मान 0 है तो A का मान भी कितना होगा, 0। क्या ये बात आपको समझ में आ गई। लेकिन एक बात देखो, ये V बराबर 0 है, मैं मोटरसाइकिल चला रहा था, सुनो, मैं मोटरसाइकिल चला रहा था, चलाता 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 यहाँ पहुंच गया। अब मैंने रोका, रोक के मैंने क्या किया, गाड़ी घुमा दी। अब एक बात बताओ, मैं रेस दूंगा तभी तो गाड़ी चलेगी। अगर रेस नहीं देता तो गाड़ी चलती क्या, नहीं। अब एक बात बताओ, अगर इस पॉइंट पर जाकर एक्सेलरेशन 0 हो जाता तो ये वस्तु वहीं रह जाती, क्योंकि चलाता कौन है, रेस बोले एक्सेलरेशन, त्वरण। किसी भी वस्तु को चलाने के लिए क्या लगाना जरूरी है, रेस बोले तो एक्सेलरेशन, विज्ञान की भाषा में त्वरण। जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक कोई वस्तु आगे नहीं खिसक सकती, मोशन नहीं कर सकती। इसका मतलब अगर ये यहाँ पर V बराबर 0 तो हो गया तो वापस किसी ने तो धक्का दिया होगा। अगर किसी ने धक्का दिया होगा, किसी ने खींचा होगा, तभी तो ये वापस नीचे आया होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो ये वस्तु वहीं पर रह जाती। तो क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है कि ऊर्ध्वाधर गति करती हुई किसी वस्तु के उच्चतम बिंदु पर, जानबूझकर क्या लेगा वो, उच्चतम बिंदु पर V बराबर 0 होने पर त्वरण का मान ज्ञात करो। तो क्या कहेंगे बच्चे, 0। क्या कहेंगे बच्चे, 0। लेकिन 0 नहीं होगा, जानबूझकर उसने क्या लिखा, V बराबर 0 होने पर A का मान क्या होगा। बच्चा क्या कहेगा यार, A बराबर V/T, V अगर 0 है तो A भी T हो जाएगा। तो क्या होगा, उच्चतम बिंदु पर जाने पर A का मान G के बराबर हो जाएगा। उच्चतम बिंदु पर जाने पर A का मान G के बराबर हो जाएगा। बोले तो G बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का गुरुत्वीय त्वरण इस वस्तु को नीचे की ओर लाने का प्रयास करेगा। ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका कि V बराबर 0 होने पर भी A का मान 0 नहीं होता है, बल्कि A और G दोनों बराबर हो जाते हैं, जहां पर ये जो ग्रेविटी है ये इस वस्तु को नीचे लाने का प्रयास है। पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ऊर्ध्वाधर गति करती हुई किसी वस्तु का अधिकतम वेग कब होगा, कब होगा। देखना, मैंने जब यहां से फेंका था तब अधिकतम था, तो जब ये वापस नीचे आएगी तब भी तो यहाँ टकराने पर इसका वेग क्या होगा, अधिकतम होगा। इसका मतलब अगर मैं किसी वस्तु को छोड़ दूं, अगर मैंने किसी वस्तु को छोड़ दिया तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी, जब वो जमीन से टकराए, है ना। आपने देखा होगा, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं मैं। बारिश के दिनों में हम लोग बाइक चलाते हैं, बाइक, है ना। तो बारिश के दिनों में जब हम बाइक चलाते हैं तो वो जो छींटे आते हैं ना, छींटे, उनकी चटाचट चेटती है, देखा क्या आपने। इसका मतलब क्या है कि जब वो पानी की बूंद यहाँ गिरी
तब उसकी वेलोसिटी क्या थी, मैक्सिमम थी। और आपने देखा होगा जब पानी की बूंद जमीन पर गिरती है तो फैल जाती है, पसर जाती है ना। ऐसे आप किसी भी चीज को ऊपर से फेंकोगे नीचे तो टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर उसकी वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से उस पर फोर्स होगा, वो भी क्या लगेगा, ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको, बराबर। ये सारे क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? ऊर्ध्वाधर गति करती हुई किसी वस्तु के मध्य बिंदु पर कुल ऊर्जा का मान क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट। कहीं भी पूछ ले, आपसे पूछ ले कि ऊर्ध्वाधर गति करती हुई किसी वस्तु के उच्चतम बिंदु पर कुल ऊर्जा का मान कितना होगा, तो वो क्या होगा, कांस्टेंट। न्यूनतम पर, आधे पर, आधे से आधे पर, आधे से ज्यादा पर, सब दूर कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि कुल ऊर्जा हमेशा कांस्टेंट रहती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, तो फटाफट से आप इन्हें छाप लो। हाँ देखो, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 देखो, in downward motion of an object, in downward motion of an object, the highest velocity of that object will add surface at which that object strike, हिंदी में लिखो, ऊर्ध्वाधर गति में ऊपर से नीचे आते समय किसी वस्तु का अधिकतम वेग सतह से टकराने के दौरान होता है। सतह से टकराने के दौरान होता है। आगे बात समझ में? याद रखना, वर्टिकल मोशन में ऊपर से नीचे जाने का बोले तो डाउनवर्ड मोशन। दो मोशन होते हैं इसमें, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, पढ़ेंगे अभी। देखो नोट नंबर 2, ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट वगैरह सब कुछ ही होता है। देखो क्या लिखाना था, देखो, एट टॉप पॉइंट in vertical motion, at top point in vertical motion, velocity becomes zero. However, a acceleration is not equal to zero. However, acceleration is not equal to zero. अब हिंदी में लिखो पहले। ऊर्ध्वाधर गति में उच्चतम बिंदु पर वेग का मान 0 होता है। फिर भी त्वरण का मान 0 नहीं होता है। बल्कि
g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण, बल्कि g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण वस्तु पर नीचे की ओर कार्य करता है, वस्तु पर नीचे की ओर कार्य करता है, जो वस्तु को नीचे लाने का प्रयास करता है। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 0, बट A is equal to Z, that means, but A is equal to Z, that means gravity works on that object, in downward direction, which tries to carry that object, कोशिश करना, to carry that object towards surface, जबकि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का गुरुत्वीय त्वरण उस वस्तु पर नीचे की ओर क्या करेगा, कार्य करेगा। ठीक है क्या? अब सुनना ध्यान से। ये ऐसा मोशन है जो अंडर ग्रेविटी हो रहा है ना, लेकिन ऐसा ही एक सेम मोशन लिफ्ट के अंदर भी होता है। किसके अंदर होता है? लिफ्ट के अंदर। जब लिफ्ट नीचे से ऊपर जा रही होती है और जब लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही होती है, लेकिन वहां ग्रेविटी काम नहीं करती। क्यों नहीं करती ग्रेविटी काम? क्योंकि वहां पर उस लिफ्ट पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। इसका मतलब यह है कि वो पूरी जो लिफ्ट है वो एक बेल्ट के माध्यम से जुड़ी हुई है। क्लियर? लेकिन मान लेते हैं, हमने पहले पढ़ा था कि अगर उस लिफ्ट का तार टूट जाए, उस लिफ्ट का बेल्ट टूट जाए, उस लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, तो फिर वहां पर सारा त्वरण, सारा एक्सटर्नल फोर्स कौन से फोर्स में बदल जाएगा? इंटरनल फोर्स, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। फिर उसको कौन नीचे लेकर आएगा? ग्रेविटी नीचे लेकर आएगा। और हमने एक बात और पढ़ी थी कि अगर बहुत ज्यादा हाइट से अगर लिफ्ट नीचे गिरे तो उसमें बैठा हुआ व्यक्ति का सिर जो होगा वो उस लिफ्ट की छत से टकरा जाएगा। एट दैट टाइम उसमें होता क्या है, जब लिफ्ट नीचे आ रही होती है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटी से भी क्या हो जाता है? ज्यादा। और ग्रेविटी से ज्यादा होने पर ग्रेविटी जो होती है, हम कह सकते हैं वो अपना काम करना बंद कर देगी। बंद नहीं करेगी, मतलब कहने का मतलब यह है कि ग्रेविटी एक तरीके से अपन मान सकते हैं जीरो हो जाएगी तो इंसान अपने आप ही ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। ये चीज हमने कब पढ़ी थी? जब हमने इनिशियल में मास और वेट पढ़ा था। क्लियर? चलो, मेरी बात मुझे पूछ रहा है, मैंने पूछा था ये कि लिफ्ट में कौन कौन बैठा? बहुत सारों ने हाथ खड़े कर दिए। फिर मैंने पूछा कौन कौन खड़ा रहा? तो वास्तव में लिफ्ट में तो खड़े रहते हैं, बैठता कौन है? पर बोलने में ऐसे ही आता है ना। आज तेरे बाद लिखने का तो काम है ही नहीं, तो तुझे ऐसी ही बातें सूझेगी। चलो लिखो, टॉपिक डालो, इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। हिंदी में लिखना चाहें तो लिखें, गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में गति की समीकरण।
चलो अब एक और काम की बात, ध्यान दो इधर। किसी भी वर्टिकल मोशन के अंदर या तो अपवर्ड मोशन होगा, या तो कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाएगी, या फिर डाउनवर्ड मोशन होगा, दैट मींस ऊपर से नीचे, ऐसा ही हो सकता है। तो ध्यान रखना, जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाती है तो हमने अभी देखा वेग उसका हमेशा क्या होता है, कम, इसीलिए उसकी ग्रेविटी को हमेशा माइनस में लिखा जाता है। हमने काफी टाइम पहले पढ़ा था कि यदि किसी वस्तु का वेग कम हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव होगा, इसे रिटार्डेशन कहा जाता है, मंदन कहा जाता है। अगर कोई वस्तु है, जैसे मैं बाइक चला रहा हूं, मैंने रेस्ट छोड़ दी, तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, इसे क्या कहा जाएगा, रिटार्डेशन, हिंदी में क्या कहते हैं, मंदन। अब सुनो, अगर वेग कम हो रहा है तो जी का मान किस में रखेंगे, और यदि ऊपर से नीचे आ रहा है तो वेग क्या होगा, बढ़ेगा, तो ग्रेविटी क्या होगी। अब हमें पता है, हमने 3 इक्वेशन पढ़ी थी पहले, क्या क्या थी वो, v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, ये पढ़ा था। अब देखो थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज हो जाएगी, v बराबर u माइनस जी टी, h बराबर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2g। सेम इधर देखो, v बराबर u प्लस जी टी, h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस। ये दोनों इक्वेशन ध्यान रखना। अगर आपको लग रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकल मोशन में नीचे से ऊपर जा रहा है तो इन इक्वेशन में से कोई एक लगेगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो इनमें से कोई एक लगेगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ प्लस होगा तो v का मान बढ़ेगा, क्योंकि हम प्रारंभिक वेग में अगर कुछ जोड़ दें तो ऑब्वियस सी बात है जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वो ज्यादा आएगी। अगर यहाँ पर हमने इनिशियल वेलोसिटी में से कुछ माइनस कर दिया तो डेफिनेटली फाइनल वेलोसिटी जो आएगी वो क्या आएगी, कम आएगी। आगे बात समझ में, छाप लो फटाफट, जल्दी एक क्वेश्चन भी कर लेंगे अभी। चलो क्वेश्चन लिखो एक फटाफट, इसको लिख लेना। पहले क्वेश्चन बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, लिखो यदि एक वस्तु को हिंदी में लिख लेना, सब दोबारा इंग्लिश में लिखा होगा। लिखो यदि किसी वस्तु को किसी निश्चित ऊंचाई से, यदि किसी वस्तु को किसी निश्चित ऊंचाई से विरामावस्था से छोड़ा जाता है, विरामावस्था का मतलब होता है रेस्ट कंडीशन, विरामावस्था से छोड़ा जाता है। यदि किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से विरामावस्था से छोड़ा जाता है, यदि वह वस्तु 4 सेकंड में नीचे आ जाती है, यदि वह वस्तु
4 सेकंड में नीचे आ जाती है, तो बताइए वस्तु 4 सेकंड में नीचे आ जाती है, तो बताइए पहला प्रश्न, कितनी ऊंचाई से गिराया गया था? कितनी ऊंचाई से गिराया गया था? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, टक नीचे ऐसे लिखो, धरातल से टकराते समय या जमीन से टकराते समय उसका वेग क्या रहा होगा? फाइंड द वेलोसिटी व्हेन स्ट्राइक विद सरफेस। ठीक है। अब सुनो, ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये लगेगा, ये लगेगा, पहली इक्वेशन लगेगी। एक तो पहली इक्वेशन जब लगाओगे तो इसमें u का मान कितना हो जाएगा? तो कितना हो गया? v बराबर 10 इंटू 4। v बराबर, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखिए, यदि एक पत्थर को 30 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर उछाला जाता है, वो कितना है? चलो देखो, यदि एक पत्थर को 30 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर उछाला जाता है, तो बताइए if a पत्थर, देखो, if a stone thrown in upward direction with an initial velocity of 30 meter per second, with an initial velocity of 30 meter per second, then find its kinetic energy in 3 सेकंड। तो बताइए 3 सेकंड में उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? 3 सेकंड में उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? चलिए सोचो, समझो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या होगा, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, एक बार खुद से दिमाग लगाओ, फिर मैं बताऊंगा। कितना? 0। एक आंसर आया 0, एक आंसर आया 0। और इसके अलावा क्या पता है, पूछा जो पूछा है उसके ही लगेगा। जीरो आएगा। चलो सुनो, इधर ध्यान देना सभी। अगर ये अपने से काइनेटिक एनर्जी पूछता, केवल काइनेटिक एनर्जी पूछता, तो क्या करते हैं हम लोग, इस सेकंड से, इस टाइम से हमें कोई मतलब नहीं होता। अगर ये केवल काइनेटिक एनर्जी पूछता तो क्या करते, देखो देखना,
अगर ये काइनेटिक एनर्जी पूछता तो हम फॉर्मूला क्या लगाते, हाफ एम वी स्क्वायर। दैट मीन्स 1/2 इंटू एम की वैल्यू नहीं दे रखी, कोई बात नहीं, वी की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 का स्क्वायर। लेकिन हम अभी ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। इनिशियल मतलब जब पत्थर को फेंका गया था, लेकिन हमें पूछा क्या गया है 3 सेकंड के बाद। अगर 3 सेकंड के बाद पूछा है तो पहले वेलोसिटी फाइंड करो आफ्टर 3 सेकंड। तो क्या लगाओगे, v बराबर u माइनस जी टी। ये फॉर्मूला क्यों लगाओगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, ऊपर, नीचे से ऊपर। तो v बराबर u माइनस जी टी, u का मान कितना है 30 माइनस 10 इंटू 3, 30 माइनस 30 बराबर 0। इसका मतलब आफ्टर 3 सेकंड उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, और अगर वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो क्या वो टॉप पर पहुंच जाएगा क्या, और टॉप पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, तो इसका आंसर कितना आएगा 0। एक क्वेश्चन और लिखो, चालीस किलोग्राम की एक वस्तु को 40 किलोग्राम की एक वस्तु को दूसरी मंजिल पर चढ़ाना है। देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 40 kg, कैरी लिख लो, कैरी एट ए सेकंड फ्लोर, दूसरी मंजिल पर ले जाना है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 40 kg मास कैरी एट सेकंड फ्लोर, 40 किलोग्राम की एक वस्तु को दूसरी मंजिल पर चढ़ाना है या ले जाना है। इसके लिए कुल 42 सीढ़ियां हैं, 42, और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। देखो, if there are total 42 stairs and height of each stair is 7 centimeter, then find work done on that object। तो बताइए उस वस्तु पर कितना कार्य करना पड़ेगा, सोचो वापस, क्या बोला। हाँ जी, ध्यान दो इधर, हमें निकालना है वर्क। क्या निकालना है, और वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ना तो आपको फोर्स दिया हुआ है, ना ही आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। तो आपको ये भी पता है कि वर्क इज ऑल्सो इक्वल टू एनर्जी। वर्क और एनर्जी दोनों क्या होते हैं, बराबर। अब यदि मैं किसी वस्तु को ऊपर ले जा रहा हूं तो इसका मतलब हाइट वाली बात आएगी। अगर हाइट वाली बात आएगी तो यहां पर कौन सी एनर्जी लगेगी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम जी एच। एम की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू 10। अब हाइट निकालते हैं। हमें टोटल 42 सीढ़ियां चढ़नी है और एक सीढ़ी जो है 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर की है, डिवाइड बाई 100 क्यों होगा, हाँ, क्योंकि 294 जो है वो क्या है, सेंटीमीटर। मीटर में बदलोगे तो कितना आ जाएगा,
2.94 लगभग कितना हो गया ये 3। यहां पर क्या रख दोगे 3, कितना हो गया 4 तिया 1200 जूल इज इक्वल टू 1.2 किलो। आपका भी सही है, मैंने अप्रोक्स मानकर उसको कितना कर दिया 3, इसका मतलब 1.2 किलो जूल के लगभग आंसर आएगा। आया क्या समझ में तुम्हारे? अगर वर्क नहीं दिया हुआ हो तो फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा एनर्जी, या तो वो काइनेटिक एनर्जी लगाओ या फिर वो पोटेंशियल एनर्जी।